हेलो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 360 एकेडमी पर। मैं हूं आदर्श कुमार। शुरू करता हूं आज की क्लास जनरल साइंस के साथ। जनरल साइंस की इस कड़ी में हम लोग पढ़ रहे हैं पोषण। पोषण के अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके कार्बोहाइड्रेट पढ़ चुके हैं, प्रोटीन पढ़ चुके हैं, वसा में लिपिड पढ़ चुके हैं और इसके सारे कंपोनेंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जो विटामिन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी, हम लोगों का मेटाबॉलिज्म, उपापचय, ये सारी चीज़ पढ़ चुके थे। उसमें हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था विटामिन। और विटामिन हम लोग जान चुके थे, विटामिन आपके होते दो प्रकार के। कौन कौन से? एक तो होते जल में घुलनशील विटामिन, जिनको हमने बताया था बी कॉम्प्लेक्स, बी और सी, ये होते थे जल में घुलनशील विटामिन। और जो नहीं घुलते हैं, कौन कौन से होते हैं? ए होता है, ये नहीं घुलता है। डी होता है, नहीं घुलता है। ई होता है, नहीं घुलता है। के होता है, नहीं घुलता है। तो घुलते किस में हैं? तो ये घुलते हैं वसा में। किस में? वसा में। अच्छा ये बताओ, जब वसा में घुलते हैं तो ये स्टोर कहाँ होंगे जा करके? तो ये सारे विटामिन स्टोर होते हैं लीवर में। आपके कहाँ होते हैं? लीवर में। ये जो विटामिन होते हैं बी कॉम्प्लेक्स, ये क्या होते हैं? ये जल में घुलनशील होते हैं। कौन से? जल में। अब जल में जब घुलनशील हो गए, इसका मतलब अगर ये अधिक मात्रा में आप खा लोगे, ले लोगे, तो इनसे कोई समस्या होने वाली है नहीं, क्योंकि ये आपके यूरिन या पसीना या किसी माध्यम से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन ये किस में घुल गए? फैट में। और जब फैट में घुल गए तो कहाँ चले गए? आपके लीवर में। इससे क्या हो सकता है? आपका लीवर खराब हो सकता है। इसीलिए बिना डॉक्टर की सलाह खुद डॉक्टर ना बनिए। ए, डी, ई के ये विटामिन आप अपनी मर्जी से ना लीजिए, मेडिसिन के थ्रू न लीजिए। आप सब्जियों के माध्यम से, फलों के माध्यम से, अनाज के माध्यम से ले सकते, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन की इस प्रक्रिया, जो चयन है, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके, ए पढ़ चुके हैं। ए के बारे में आपको इतना हम बता दें कि ए का नाम क्या था? रासायनिक नाम था रेटिनॉल। और ये मिलता किसमें? गाजर मिल जाता है, टमाटर मिल जाता है, पपीते मिल जाता है, इन चीज़ों में मिल जाता था। ठीक है, इससे रोग कौन सा हो जाता था? तो रोग आप जानते भी है, रतौंधी, जिससे क्या होता है? कम प्रकाश में ना दिखाई देना। अगर आपका कम प्रकाश है तो क्या होगा? आपको दिखाई स्पष्ट नहीं देगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे विटामिन डी की। अब एक नोट्स बनाते चलना आप साथ में, विटामिन डी। तो विटामिन डी के बारे में एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसका नाम होता है रासायनिक कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। तो ये हो गया भाई कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल नाम हो जाता है इसका रासायनिक। अब ये कैल्सी लगा है तो इसका मतलब ये क्या है कि कैल्शियम इसमें आ रहा है कहीं ना कहीं। तो ये निर्माण जो है, ये कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल, किससे? कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बना होता है आपका कौन सा? विटामिन डी। ठीक है, तो एक और चीज़ होती है, ये शरीर में, ये आपके शरीर में क्या करता है? कैल्शियम का अवशोषण करता है। क्या मतलब? कैल्शियम, समझ लेना। ठीक है, तो कैल्शियम क्या क्या करता है? अवशोषण करता है। कैल्शियम के अवशोषण के लिए उत्तरदायी कौन सा आपका है? विटामिन डी है। एक मुख्य चीज़ आपको बता दें, वैसे माना जाता है कि हर तीसरे व्यक्ति के अंदर विटामिन डी की कमी पाई जाती है, कैल्शियम की कमी पाई जाती है। इससे खुद देखते होंगे कि आपके पैरों में दर्द होती, हाथों में दर्द होने लगती, जगह जगह दर्द की और मतलब थकावट की स्थिति होने लगती, तो कहीं ना कहीं किस चीज़ की इंडिकेट कर रहा है? कैल्शियम कमी है। और ये मुख्य रूप से मिलता कहाँ से है? तो ये इसका मांसाहार स्रोत होते हैं, मांसाहार स्रोत हैं। दुख की बात यह है कि इसके शाकाहार स्रोत उपलब्ध नहीं है। और कहाँ से मिल जाता है? तो फ्री मिल जाता हमको है। 8 से 11 बजे के बीच हम धूप में बैठ जाएं, हमको विटामिन डी प्राप्त हो जाएगा। विटामिन डी प्राप्त होने का मतलब ये है कि धूप से विटामिन मिल रहा है, ऐसा कुछ खास नहीं है। क्योंकि पराबैंगनी किरण जो होती, अल्ट्रावायलेट सी, जो ये होती अल्ट्रावायलेट सी, इसके माध्यम से शरीर में क्या होने लगता है? संश्लेषण होने लगता है विटामिन डी का। जब ये बॉडी पड़ती है, इसके मध्य में जब बॉडी पड़ेगी तो विटामिन डी का निर्माण तेजी से होने लगता है। इसीलिए इसको एक और नाम दिया जाता है सनशाइन विटामिन। याद रखना सारी चीज़ें, सनशाइन विटामिन। तो सनशाइन विटामिन भी कह दिया गया। किसको कहा गया? विटामिन डी को कहा गया। एक महत्वपूर्ण चीज़ आप समझ लीजिएगा, और जब कोई महिला गर्भ धारण करती है तो अपने बच्चे को देती है कैल्शियम, और वो अपनी बच्चे को कितना कैल्शियम देती है? 50%। मतलब कि जो नवजात शिशु है अपनी पूरी बॉडी का 50% कैल्शियम कहाँ से लेता है? माता से लेता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर कोई महिला अपने जीवन काल में 2 से 3 बच्चों को जन्म देती है, 2 से 3 बच्चों को जन्म देती है, तो उसकी बॉडी का कैल्शियम कम पड़ेगा या नहीं कम पड़ेगा? इसीलिए महिलाओं में कैल्शियम की कमी हो जाती है, मतलब कि उनमें दर्द की स्थिति बनेगी,
कहीं ना कहीं उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, जोड़ों में दर्द रहेगा। तो 40 से 45 के बीच में उनको ये समस्याएं होने लगती हैं। इसीलिए कहा जाता है इस उम्र के बाद उनको कैल्शियम की गोली दे देनी चाहिए, है ना। आयरन कैल्शियम बोल दिया जाता है कि आयरन कैल्शियम देते रहना चाहिए, क्योंकि रक्त भी बच्चे को देती है और कैल्शियम बच्चे को देती है। तो सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? माता से मिलती हैं, ठीक। अब एक चीज़ समझना, अगर ये आपको मिली 50% और आपका जन्म हो गया, तो जन्म हो गया इसका मतलब 50% माता से मिल गई और 50% हमको बाहर से लेनी है। और इस 50% जो कमी हो जाती, किसकी कमी हो जाती है? कैल्शियम की। और कैल्शियम का अवशोषण करने के लिए कौन जिम्मेदार है? विटामिन डी। समझते हैं ना सारी चीज़ों को। तो विटामिन डी नहीं पहुंच पाया तो आपके अंदर कैल्शियम नहीं आ पाई, और कैल्शियम नहीं आ पाई या विटामिन डी नहीं पहुंच पाया, विटामिन डी नहीं पहुंचा या विटामिन डी की कमी हो गई। तो विटामिन डी की अगर कमी हो जाती तो रोग कौन सा हो जाता है? तो बच्चों में, बच्चों की बात करें तो कहाँ लिख दें? सब यहाँ लिख दें। तो बच्चों में रोग हो जाता है, इसको बोला जाता है रिकेट्स रोग। इसमें क्या होता है? बच्चों की हड्डियां जो होती हैं उनकी लंबाई प्रभावित होती है। लंबाई प्रभावित मतलब उनकी लंबाई अच्छे से बढ़ती नहीं है, वो थोड़ा सा उनकी जो कद काठी होती है वो थोड़ा छोटी रह जाती है, हड्डियां मुड़ने लगती हैं, अस्थिभंगुर होने लगता है, ये सारी समस्याएं होने लगती हैं। उनके पैर मुड़ जाते हैं, पैर कुछ इस प्रकार से मुड़ जाएंगे, उनके तिरछे हो जाते हैं पैर, ठीक है। तो बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि विटामिन डी की कमी हो गई। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? उनके अंदर का कैल्शियम कम हो जाता है। किससे? जो मिलना चाहिए था, जितना मिलना चाहिए उससे कम। और इसी चीज़ को हम बताएं, विटामिन की कमी से, प्रोटीन की कमी से, किसी चीज़ की कमी से जो रोग होता है उसको बोलते हैं हीनता जन्य रोग। हीनता जन्य रोग, डिफिशियंसी डिजीज। के बाद समझ में आ रही सारी चीज़ें? तो आपने इतना समझ लिया। चलिए थोड़ा सा और देख लें, इसमें बोर्ड साफ कर दे आपका। तो आपने एक चीज़ देख लिया कि अगर बच्चों में कमी हुई तो कौन सा रोग हो गया? रिकेट्स हो गया। अब बताइए अगर बच्चों को छोड़कर बड़ों में कमी होती, वयस्कों में कमी होती, तब क्या समस्या आएगी? तो समस्या बनती है, ये देखो पुरुषों में थोड़ा कम ही होती है, ये अधिकतर किस में होगी? महिलाओं में। और कौन सी महिलाओं में? जो महिलाएं गर्भ धारण कर चुकी हैं, ठीक है, तो उसमें कमी होती है। विटामिन डी की जब कमी हो जाती है इसका मतलब उनकी बॉडी में कैल्शियम जितना मिलना चाहिए था उससे कम रहेगा, और जब उससे कम रहेगा तो उनको पहला रोग जो होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ये पहला रोग ऑस्टियोपोरोसिस होगा। और उसके बाद में ये स्टेज जब बढ़ जाएगी, इसमें क्या होता है कि अस्थि भंगुर होने लगता है, हड्डियों में चटकन आने लगती है, हड्डियों में दर्द होने लगती है ना, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। और जब हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी और जब हम थोड़ा सा भार अधिक उठा लेंगे और अधिक उठाने पर हड्डी टूट जाएगी, थोड़ा सा हम गिर गए हल्के से, हड्डी टूट गई, इसका मतलब हड्डी कमज़ोर हो चुकी है। और ये रोग कौन सा बदल गया है? ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया। तो वयस्कों में मुख्य रूप से पूछा था, वयस्कों में कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन डी की कमी से तो रोग हो जाता है। पुरुषों महिलाओं दोनों को लिख लो आप। ऑस्टियोपोरोसिस से बढ़कर ऑस्टियोमलेशिया। अब दोनों में से जो पूछा जाए बता सकते हैं, क्योंकि पहली स्टेज जाती है ऑस्टियोपोरोसिस की, उसके बाद सेकंड स्टेज बनती है जो गंभीर रूप से स्थिति होती है, वो कौन सी? ऑस्टियोमलेशिया की होती है। अब क्या होता है इसके लिए, अगर इसके आपकी कमी आती है तो आप मांसाहार का उपयोग कीजिए, जैसे आप अंडा, यकृत, मांस, मछली, ये सब चीज़ें। और विटामिन डी के लिए दूध भी एक अच्छा स्रोत माना गया है। दूसरी चीज़ अगर हम आपको बता दें कि धूप कब बताया था? 8 से 11 के बीच में, उसमें क्या होता है? विटामिन डी का संश्लेषण अच्छे से होता है, जिसमें कैल्शियम की कमी पूर्ति की जा सकती है। चलिए, तो अब एक चीज़ समझ गए कि विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। अब ये बताओ, अगर विटामिन डी ज़्यादा हो जाए, फिलहाल ज़्यादा मान लो, सपोज दैट अगर ज़्यादा हो जाए तब क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, कैल्शियम बढ़ जाएगा। कैल्शियम बढ़ने से एक चीज़ और जुड़ेगी जिसको बोला जाए कैल्शियम ऑक्जेलेट, और कैल्शियम ऑक्जेलेट बनती है जाकर के गुर्दे की पथरी बोली जाती है, गुर्दे की पथरी। और गुर्दे की पथरी में क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट
ऑक्सलेट। तो अगर विटामिन डी की वृद्धि हो जाती है, विटामिन डी की वृद्धि से क्या हो जाता है, गुर्दे की पथरी होना तय है। तो यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं कमी से क्या रोग होता है, ज़्यादा से क्या रोग होता है, ठीक है। बच्चों में क्या होता है, बड़ों में क्या होता है, माताओं में क्या समस्याएं बनती हैं और इसके स्रोत क्या क्या हैं। तो विटामिन डी के बारे में इतनी चीज़ें आप समझ चुके हो। रासायनिक नाम जो पूछा जाता है वो आप जान भी चुके, कौन सा है, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला विटामिन हम लोग। चलिए अगली विटामिन जो आती है आपकी है, तो अगली विटामिन है आपकी विटामिन ई। विटामिन ई। अब विटामिन ई जो है इसका रासायनिक नाम से पूछा है तो रासायनिक नाम को पता ही होगा, बहुत ही मतलब इजी है और इसको बोलते हैं टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। अब ये टोकोफेरॉल जो है, एक और चीज़ में आप समझना, ध्यान रखना कि ये जो विटामिन ई है ये त्वचा के लिए, आपकी त्वचा के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। जब त्वचा के लिए अधिक महत्वपूर्ण है इसका मतलब कि ये आपकी ब्यूटीनेस के लिए, ये आपकी सुंदरता के लिए अधिक उपयोगी है। जब सुंदरता के लिए अधिक उपयोगी है तो इसको एक और नाम दिया गया ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी विटामिन। और जब ब्यूटी विटामिन नाम आ गया, लोग जान गए कि ब्यूटी के लिए, सुंदरता के लिए ब्यूटी विटामिन। अब ये ब्यूटी विटामिन जब हो गई, आपका रासायनिक नाम हो गया, रासायनिक नाम तो इसका टोकोफेरॉल है लेकिन एक रूप से इसका नाम और जाना गया ब्यूटी विटामिन। अब ये क्या होता है, महिलाओं में अगर कमी हो जाए, विटामिन ई की कमी हो जाए तो महिलाओं में क्या होता है, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ, दाने या उनमें स्किन प्रॉब्लम, चेहरे की चमक गायब हो जाती है। मतलब कि जैसे कह सकते हैं झुर्रियाँ आ जाती हैं चेहरे पर, ठीक है, झुर्रियाँ, ठीक है, झुर्रियाँ हो जाती हैं, थोड़े दाने बनने लगते हैं ना, और उनके चेहरे की चमक क्या होती है, थोड़ी सी कम होने लगती है। चेहरे की चमक कम होना या झुर्रियाँ आना, दाने आना, तो एक चीज़ आप समझ सकते हो कि व्यक्ति जो है जिस एज का लग रहा है उस एज से क्या होगा, उसकी एज थोड़ी ज़्यादा लगेगी। उसकी एज ज़्यादा लगेगी इसका मतलब कमी किसकी हुई थी, विटामिन ई की कमी हुई थी। और ये विटामिन ई की कमी ना होती तो उसके चेहरे पर झुर्रियाँ ना आती, चेहरे पर चमक बनी रहती। जब चेहरे पर चमक बनी रहेगी तो उसकी एज जितनी है उस एज से व्यक्ति क्या लगेगा, कम लगेगा। इसका मतलब, तो समझ रहे हो बात को। अब क्या होता है कि जैसे उसकी एज कम लगेगी, किसकी वजह से, विटामिन ई की अधिकता से। विटामिन ई की अधिकता से ना उसके झुर्रियाँ होंगी, ना उसके दाने होंगे चेहरे पर चमक बरकरार रहेगी, उसकी चेहरे का ग्लो अधिक रहेगा। तो विटामिन ई की अधिकता रहेगी, इसीलिए इसको क्या बताया गया, आयु विरोधी विटामिन, या इसको कह सकते हैं एंटी एजिंग विटामिन। नाम इसके समझते चलना, क्यों सारे नाम दे रहे हैं, एंटी एजिंग विटामिन। एंटी एजिंग विटामिन का मतलब ये है, ये चेहरे पर आपकी एज जो होती, आयु होती, उसका विरोध करता रहता है अगर ये विटामिन आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। समझ रहे हो चीज़ों को। अब ये विटामिन एक और काम क्या करता है, तो ये काम करता है जैसे आपके शरीर में जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, मुक्त मूलक बनते हैं, उनको नष्ट करता है। अभी बता रहे हैं क्या है मुक्त मूलक, मुक्त मूलक को नष्ट करेगा, ये मुक्त मूलक को नष्ट करता है, कम करता है, मुक्त मूलक को नष्ट करेगा या उनकी कमी करेगा। और जब कमी करेगा तो आपकी आयु जो होगी वो जितनी है उससे कम आपको नजर आएगी या सामने वाले को नजर आएगी। जैसे समझना कि जैसे आप कोयला जलाते हो, तो आपने कोयला जलाया, ठीक है, कोयला जलाने पर क्या होता है, उसमें जब आपने जलाया उसको तो उसमें क्या निकली, ऊर्जा निकली जो आपके काम की थी। उसमें साथ में राख या कोयला निकला, राख या धुआं निकला, मान लो राख निकली, तो ये राख आपके काम की है क्या भला, राख आपके काम की नहीं है। ऐसे शरीर में जो आपकी उपापचय क्रियाएं होती हैं, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, उसमें क्या होता है, एनर्जी का तो काम होता ही और साथ में बनते हैं फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक बनते हैं। और जो मुक्त मूलक आपके शरीर में आपकी एज बढ़ाने लगते हैं या आपके शरीर को प्रभावित करने लगते हैं, जिसके गलत प्रभाव जाते हैं, जिसके दुष्परिणाम निकलते हैं। और विटामिन ए क्या करता है, इन चीज़ों को रोक देता है, इनको खत्म करता है, जो आपकी मुक्त मूलक बनते हैं। अब मुक्त मूलक को खत्म करेगा, इसका मतलब आपकी ब्यूटी को बढ़ाएगा, ब्यूटी को बढ़ाएगा, इसका नाम क्या हुआ, ब्यूटी विटामिन। आपकी एज को कम करेगा, क्या निकला यहाँ से, एंटी एजिंग विटामिन। इसीलिए इसका रासायनिक नाम क्या हुआ जाकर के, टोकोफेरॉल। फिलहाल इसीलिए नहीं, लेकिन इसका रासायनिक नाम आप याद रखना, टोकोफेरॉल है। तो ये सारी चीज़ें कवर कर चुके हो, समझ चुके हो। चलिए इसको थोड़ा हटाते फिर बताते हैं इसकी और चीज़ें। चलिए अब एक चीज़ और समझना, ये महिलाओं में तो आपने देख लिया क्या होगा, इसकी कमी से चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाएंगी, दाने आ जाएंगे, है ना। चलिए अब क्या आपने देखा
कि महिलाओं में तो आपने देख ही लिया, महिलाओं में क्या क्या समस्या हुई। पुरुषों में क्या होता है, अगर ये इसकी कमी हो जाती पुरुषों में अगर पुरुषों में कमी होती है तो पुरुषों में मुख्य रूप से शुक्राणुओं की कमी हो जाती है, मतलब कि उनके अंदर क्या आएगी, नपुंसकता। किसकी वजह से, विटामिन ई की वजह से, है ना, विटामिन ई की वजह से। तो विटामिन ई की वजह से पुरुषों के अंदर आ जाएगी नपुंसकता, महिलाओं की ब्यूटी गायब हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के एक चीज़ हम लोगों ने देख लिया कि विटामिन ई हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितनी महत्वपूर्ण इसकी भूमिका है। दूसरी चीज़ एक और समझना, इसके स्रोत अगर हम समझाएं, स्रोत बताएं, स्रोत क्या क्या हैं, तो स्रोत आप सभी को पता है क्या होते हैं। हरी सब्जी होते हैं, अनाज होते हैं, मूंगफली होती है, बादाम का तेल होता है, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, स्रोत होते हैं। स्रोत लिख लो भैया, बता दें इसके स्रोत क्या क्या हैं आपके स्रोत। तो स्रोत, पहला स्रोत इसका लिखना बादाम का तेल, बादाम का तेल, सोयाबीन का तेल, सोयाबीन का तेल, मूंगफली और अनाज, फलों के छिलके, फलों के छिलकों भी ये मुख्य रूप से पाया जाता है, ठीक है। और काली चाय, ग्रीन टी आपने ऐड में क्या देखा होगा, ग्रीन टी थकावट को उतारे आपकी, तो ग्रीन टी हो गई। और क्या होता है, और अगर देखें तो एक लास्ट, नारियल का तेल, ठीक है। तो इतने आपने देख लिया विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई के बारे में इसका रासायनिक नाम देख लिया, इसके गुण क्या क्या होते हैं, क्या क्या इसकी समस्याएं होती हैं, क्या क्या इसकी कमी से रोग होते हैं, ये सारी आपने चीज़ें देख ली हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले विटामिन की तरफ। अगले विटामिन का नाम है विटामिन के। चलिए इसको हम साफ कर दें तक। विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है तो पता होगा सभी को, अगर पता है तो प्लीज़ बताइएगा, जो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा तब तक, वीडियो को पॉज करके। चलिए देखते हैं विटामिन के। तो विटामिन के जो है, यह शरीर इसका निर्माण खुद कर लेता है, मुख्य रूप से इसकी बाहर की कमी नहीं जरूरत होती, क्योंकि बाहर से इसकी कमी हो गई, बाहर से लेकर आओ, ठीक है। तो मुख्य रूप से इसको शरीर खुद बना लेता है। और ये जिम्मेदार किसके होता है, तो जिम्मेदार होता है रक्त का थक्का बनाने के लिए, ठीक। रक्त का थक्का बनाने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी कौन है, विटामिन के है। और रक्त का थक्का अगर नहीं बन रहा है तो हम एक कह सकते हैं कि विटामिन के की कमी है। लेकिन रक्त के थक्का ना बनने के लगभग 13 से 14 कारक होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, तो जिसमें आपका आनुवांशिक डिजीज भी आते हैं। जैसे आपका एक रोग होता है जिसका नाम होता है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया जो रोग होता है, हीमोफीलिया, ये होता है अनुवांशिक रोग होता है। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी रक्त का थक्का नहीं बनता है, लेकिन ये विटामिन के की वजह से नहीं है। ये क्या होता है, ये अनुवांशिक डिजीज है। अनुवांशिक डिजीज, इसको रोग बोला था शाही रोग, क्योंकि ये महारानी एलिजाबेथ या महारानी विक्टोरिया के सबसे पहले हुआ था। हेल्डर नाम के साइंटिस्ट थे, उससे पहले खोज लिया कि ये रोग कौन सा, हीमोफीलिया रोग है। और इसको कोई और रोग ना बताया, इसको डायरेक्ट क्या कह दिया, ये रोग कैसा है, शाही रोग है, ठीक है। तो ये रोग शाही, इसमें भी रक्त का थक्का नहीं बनता है, इसमें भी रक्त का थक्का नहीं बनता है। और ऐसा नहीं थक्का नहीं बनता है, थोड़ा देर में बनता है। देर में जैसे मान लो 2 से 5 मिनट में ब्लड जमना है और 15 मिनट में ब्लड रुक रहा है, तो आपकी बॉडी का ब्लड क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया विटामिन के। विटामिन के का अगर रासायनिक नाम की हम बात करें, पहला इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, दूसरा रासायनिक नाम है इसका मैग्नीडायन, और तीसरे रासायनिक नाम की बात करें तो नेफ्थोक्विनोन, ठीक। तो 3 इसके हो गए रासायनिक नाम, ठीक है। तो 3 रासायनिक नाम हो गए, काम क्या है, रक्त का थक्का बनाने का, और शरीर इसका निर्माण कर लेता है, तो इसके बारे में कुछ खास पढ़ने लायक है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते अगले विटामिन की तरफ। चलिए
अब हम लोगों ने देख लिया है कि विटामिन डी देख लिया, विटामिन ई देख लिया, विटामिन के देख लिया, तो कुल मिलाकर हम लोगों ने ए तो पहले ही देख लिया था, तो ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, तो वसा में घुलनशील जितने विटामिन थे हम लोगों ने कवर कर लिए। अब बचे कौन कौन से हैं, तो बचे आपके जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील, तो जल में घुलनशील कौन कौन है, तो पहले स्टार्टिंग करते हैं हम लोग बी से, ठीक, विटामिन बी से। विटामिन बी जो है इसके कई सारे पार्ट होते हैं, B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B5 होता है, B6 होता है ना, और B9 जो अब की B9 का नाम बदल करके फोलिक एसिड रख दिया गया, और आपका बनता है B12 बनता है, ठीक। तो इसके हम लिखते हैं B1 हो गया, B2 हो गया है ना, B3 हो गया, B5 हो गया, B6 हो गया, B9 और B12, ठीक है। यहाँ तक देख लिए। तो अब अगर नाम की बात करें तो इसका नाम आप जानते हो क्या होता है, थायमिन होता है, राइबोफ्लेविन होता है, नियासिन होता है, पेंटाथोनिक एसिड होता है, इसका नाम पैराडैक्सिन होता है। ये आपका अब बदल के नाम रख दिया गया, इसका फोलिक एसिड कह देते हैं, इसको B9 नाम हटा दिया है। ये होता है साइनोकोबालामिन होता है। यहाँ तक समझ लिया। अब एक मुख्य रूप से समझना जो शायद आप लोग नहीं जानते हो, जो विटामिन बी होती इसका निर्माण एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है ई कोलाई। यह निर्माण करता है किसका, विटामिन बी का, जो जल में घुलनशील विटामिन होती हैं। तो इनका विटामिन का निर्माण करेगा बैक्टीरिया। जब कभी बीमार पड़ते हैं, बीमार पड़ने के साथ साथ डॉक्टर हमको देता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में क्या होता है, बायोटिक के लिए विरोधी, और बायोटिक मतलब बैक्टीरिया के लिए विरोधी। हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया, गलत बैक्टीरिया आ जाता है तो हम बीमार हो जाते हैं। तो जब एंटीबायोटिक लेंगे तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएगा, और बैक्टीरिया के साथ साथ ये बैक्टीरिया भी ख़त्म होने लगता है। अगर ये बैक्टीरिया ख़त्म होने लगा तो ऑब्वियस सी बात है विटामिन बी जो निर्माण हो रहा था उसका जो उत्पादन हो जाएगा वो बाधित हो जाएगा। अगर ये उत्पादन बाधित हो गया तो इसीलिए डॉक्टर को बाहर से देते हैं, बी कॉम्प्लेक्स देते हैं, है ना, बी कॉम्प्लेक्स बाहर से देने लगते हैं। जैसे आपको बीकासोल दे देते हैं, है ना, साथ में, या आपको कोबाडेक्स दे दिया, बीकासोल दे दिया, ये कई सारी चीज़ें होती है। बी कॉम्प्लेक्स आपको बाहर देना पड़ता है क्योंकि ई कोलाई यहाँ से कम होने वाला है, क्योंकि अच्छे भी चले जाने वाले हैं, बुरे के शासन, बुरे बैक्टीरिया के शासन में अच्छे बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे, मतलब ई कोलाई जाएगा। इसका मतलब बी बाधित, और बी बाधित डॉक्टर को बाहर से बी कॉम्प्लेक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना आपने समझ लिया। अब एक चीज़ समझना कि इनके स्रोत क्या होते हैं, तो स्रोत के बारे में लिखते हैं हम, आपको बता दें यहाँ पर इनके स्रोत। तो इनके स्रोत समझ लो, ये इसलिए रख दिया है आपको सामने क्योंकि अभी आपके नाम बता देंगे, रसायन नाम, उनसे होने वाले रोग बता देंगे, यही मुख्य रूप से पूछा भी जाता है। तो स्रोत समझ लें इनके होते हैं दूध, अंडा, मछली, ये लगभग सभी विटामिन मिल जाते हैं किसमें, सॉरी इनमें सभी विटामिन मिल जाते हैं, B1 B2 सब कुछ मिल जाते हैं, सिर्फ किसको छोड़ करके, हरी सब्जी मिल जाते हैं, हरी सब्जी में सब मिल जाते हैं। कौन सा हरी सब्जी में नहीं मिलता है, सिर्फ B12 नहीं मिलता है, और B12 का शरीर निर्माण भी नहीं कर पाता। शरीर निर्माण कहने का मतलब ई कोलाई नहीं बना पाता है, तो ई कोलाई किसको नहीं बना पाएगा, B12 को नहीं बनाता है, हरी सब्जियों से नहीं मिलता है। B12 कहाँ मिलता है, सिर्फ इनसे मिलेगा, इन लोगों से, B12 इन लोगों से मिलेगा। B12 हरी सब्जी से ना मिलेगा, ना ई कोलाई बना पाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है B12 की कमी होनी लाजमी है, क्योंकि जब B12 कम रहेगा, जैसे कोई व्यक्ति मांसाहार नहीं लेता है तो उसके अंदर B12 कमी हो गई, ई कोलाई भी नहीं बना पा रहा है, B12 कमी हो गई, और जब B12 की कमी हो गई तो उसके अंदर B12 से कमी जो रोग होते हैं, B12 की कमी से रोग, या B12 की कमी से जो रोग होते हैं वो उसके अंदर अधिक देखने मिलेंगे। जैसे इसमें क्या होता है, एक आपको बता दें, जैसे भूलने की समस्या, भूलने की बीमारी कह दें या समस्या कह दें थोड़ी सी, तो भूलने की बीमारी या भूलने की समस्या क्यों होगी, क्योंकि B12 की कमी है, और जिसके अंदर B12 की कमी है उसके अंदर ये लक्षण देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं B1 से, देखते हैं। तो इतना समझ गए हो ना, इसको हम हटा दें फिर आपको बताते चले सारी चीज़ें। चलिए B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन, थायमीन, और बहुत आपने पढ़ भी रखा है थायमीन। इससे जो रोग होता है, रोग, तो रोग कौन सा होता है, तो उससे होने वाला रोग होता है, देखते हैं मार्कर चेंज करके काम चल पाएगा क्या,
चलिए इसके रोग कौन होगा, तो इससे रोग होता है बेरी बेरी रोग। 2 बार लिख दिया, चलो एक बार हटा ही दें। इससे कौन सा रोग होता है, बेरी रोग होता है। ठीक, दूसरा जो होता है आपका B2, तो B2 से कौन सा इसका रासायनिक नाम बनेगा, तो इसका नाम बनता है राइबोफ्लेविन। इससे जो रोग बनेगा, इससे रोग कौन सा हो जाएगा, इससे अगर रोग की बात करें तो इससे रोग जो होता है, तो इससे रोग होता है आपका किलोसिस होता है, डर्मेटाइटस होता है। समझना क्या होता है, किलोसिस, डर्मेटाइटस। अब किलोसिस क्या है, तो किलोसिस में ये होता है ओंठ के जो साइड्स होते हैं, ये साइड्स, तो ये कट फट जाते हैं। तो इसमें क्या हो गया आपका, किलोसिस हो गया। होठों के साइड का कट फट जाना, ये भी किसकी कमी से हो जाता है, B2 की कमी से। B2 कमी से राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है, और इससे ओठों का कट फट जाना। दूसरी होती है डर्मेटाइटिस, तो डर्मी माने होता है त्वचा। जैसे आपने पाउडर का नाम सुना होगा डर्मीकूल, तो डर्मीकूल क्या है, वो भी त्वचा का कूल रखने के लिए है। तो ये त्वचा, ये क्या हो गई, डर्मी माने त्वचा। और टाइटस माने होता है दर्द, जलन, विकार, परेशानी, इसकी स्थिति जब आती है इससे बनता है टाइटस। तो त्वचा में जब दर्द, जलन, सूजन या खुजली या विकार, परेशानी, जब ऐसी स्थिति बनेगी तब ये कौन सा रोग बनेगा, डर्मेटाइटस। जब त्वचा में विकार उत्पन्न होने लगे तो ये डर्मेटाइटस। किसकी कमी से, B2 की कमी से। तो ये समझ गए इतना। B3 की अगर हम बात करें, B3 की, तो B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। वैसे पुरानी लूसेंट जो थी उसमें दिया होता था इसका नाम पेंटाथोनिक एसिड। ठीक है, फिलहाल पेंटाथोनिक नहीं है क्योंकि नियासिन है। नियासिन जो है, इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, तो इसकी कमी से रोग हो जाता है पेलाग्रा। अब पेलाग्रा क्या होता है, तो पेलाग्रा का मतलब ये बनता है, अगर पेलाग्रा हुआ आपको तो ये कब होगा, तो आपको बता दें कब होगा। तो ये अगर आपके पास दबाव है, टेंशन है ना, टेंशन है, कन्फ्यूजन है, आप कंफ्यूज हो, टेंशन है, आपके पास दबाव है, प्रेशर है, ये सारी चीज़ें हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर B3 जो है, B3 का अवशोषण बाधित होगा। ये रुकेगा, जब ये रुकेगा इसका मतलब नियासिन रुकेगा, तो आपके अंदर सबसे पहली समस्या जो बनेगी वो होगी डायरिया। दूसरी चीज़ बनती है डर्मेटाइटस, ये फिर से लिख रहे हैं डर्मेटाइटस। और तीसरी चीज जो बनती है वो बनती है डिमेंशिया। क्योंकि ये हमें रोग हो चुका है एक बार, पेलाग्रा। और एक D, ये है डायरिया का D, डर्मेटाइटस का D और डिमेंशिया की D। तो ये D को अगर मिला ले तो ये रोग कौन सा हो गया, 3D। क्योंकि मैंने आपको इसलिए बताया कि मुझे हो चुका है। जब मैंने फर्स्ट टाइम क्लास ली थी, आज से 4-5 साल पहले जब मैंने क्लास ली थी, तो मैं खुद थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हो गया था, दबाव की स्थिति महसूस कर रहा था, क्योंकि मैंने पहले कभी क्लास वगैरह ली नहीं थी। जब फर्स्ट टाइम मैंने मार्कर पकड़ा, पढ़ाने के लिए गया बोर्ड पर, तो टेंशन हुआ, और टेंशन जो हुआ, दबाव हुआ, तब मेरे दिमाग में डिमेंशिया की स्थिति आई। डिमेंशिया का मतलब कन्फ्यूजन। उस समय कंफ्यूज था काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के, अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। डिमेंशिया, फिर क्या होता है डर्मेटाइटिस। जब आप कंफ्यूज होते हो कभी, तो आपका सर खुजलाने लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, करें तो क्या करें, कभी इधर खुजली कभी उधर खुजली, तो ये आप क्या बनेगी, आपकी डर्मेटाइटिस की स्थिति। फिर अगर ये स्थिति बढ़ती रहती तो आपके डायरिया की स्थिति बनेगी, मतलब कि आपके दस्त वगैरह लगने स्टार्ट हो जाएंगे। हमें याद है कि हमको 16 बोतल ग्लूकोज के चढ़े थे, 16 बोतल चढ़े थे, ग्लूकोज के चढ़े थे। दबाव, कंफ्यूजन और टेंशन की स्थिति बनता है, क्या होता है, पेलाग्रा। कारण क्या है, क्योंकि वहां पर B3 नहीं जा पा रहा है, विटामिन B3 की कमी हो रही है, इसकी वजह से पेलाग्रा जन्म ले लेता है। पेलाग्रा में ये सारी समस्याएं आपको देखने को मिल जाती हैं। और अगर ये रोग भयानक हो जाए तो इसमें मौत तक हो सकती है व्यक्ति की, समझ गए। तो ये अक्सर कभी कभी और भी होता है, जैसे आप एग्जाम देने गए, जैसे फॉर एग्जांपल आप तैयारी कर रहे हो, अभी आपको पता वैकेंसी नहीं आ रही कोई, अभी 1 हफ्ते बाद नोटिफिकेशन आया, जो आपने फॉर्म डाला था उसका पेपर इसी 10 दिनों के बाद लगा हुआ है, तो आपके अंदर देखो कितनी सारी भयानक समस्याएं बनने लगती हैं, है ना। चलिए, तो ये आपने यहाँ तक देख लिया, इसको हटा दे थोड़ा सा।
तो 3D रोग भी कहते हैं। इससे कमी से कौन सा रोग होता है? तो 3D रोग होने लगता है। हाँ, 3D रोग। तो 3D रोग हो गया भाई, डिमेंशिया, डायरिया हो गया, डर्मेटाइटिस हो गया, है ना, पेलाग्रा इसी को बोलते हैं। अब B5 का रासायनिक नाम जो होता है इसको बोलते हैं पेंटाथोनिक। थोड़ा सा फास्ट लिखने से कम राइटिंग और खराब हो जाती है। पेंटाथोनिक एसिड या पेंटाथोनिक अम्ल। पेंटाथोनिक अम्ल हो गया आपका B5। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? तो इससे कमी से रोग होता है बर्निंग फुट सिंड्रोम। बर्निंग फुट सिंड्रोम मतलब कि पैरों में जलन की स्थिति बनने लगती है। और क्या इससे होता है? तो बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाता है भाई, बालों का झड़ना, है ना। हो सकता है आपको ये सुनकर हंसी आ रही होगी पेलाग्रा की, फिलहाल ये सच था। चलिए, बालों का झड़ना, तो बालों का झड़ना बर्निंग फुट सिंड्रोम ये किससे होता है? B5 की कमी से होता है। अगर B5 की कमी होने लगती है, पेंटाथोनिक एसिड की कमी होने लगती है, तो ये समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। अगला अगर हम बात करते हैं B6, तो B6 का नाम होता है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से अगर रोग हम देखें तो इसकी कमी से रोग कुछ खास नहीं, इसका नाम होता है एनीमिया, रक्ताल्पता जिसको बोलते हो, रक्त की कमी, ठीक है। ये भी आपका B9 जो है, इसको नाम दिया गया था फोलिक एसिड, इसको नाम बदल दिया गया है। B9 अब नहीं कहते, इसको कहते हैं फोलिक एसिड या फोलिक अम्ल, ठीक, फोलिक एसिड। इसकी कमी से भी यही रोग हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। और अगर B12 की बात करें तो इससे भी एनीमिया, रक्ताल्पता और भूलने की समस्याएं, ठीक। तो यहां से ये सारी निकल के आती हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 हो जाती हैं। तो B कॉम्प्लेक्स हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक। अब हम बात करते हैं लास्ट विटामिन जो बची है और जो सबसे पहले खोजी गई थी, जिसका नाम है विटामिन C। चलिए देखते हैं उसके बारे में क्या सारी चीजें हैं। इसको हटा दें। विटामिन C, अच्छा, उसका विटामिन C का एक नाम होता है, रासायनिक नाम, जिसका नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। अच्छा, B12 हमने लिखा था, B12 का शायद नाम नहीं बताया है। B12 का नाम लिखते हैं भाई। तो B12 का नाम है साइनोकोबालामीन। तो साइनोकोबालामीन किसका हो गया था? B12 का रासायनिक नाम। चलिए लिख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। हटा दे इसको, साइनोकोबालामीन। चलिए विटामिन C के बारे में अगर बताएं तो विटामिन C का रासायनिक नाम जो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। अगर स्रोत के बारे में बात करें तो स्रोत ये होता है भाई, ये खट्टे फलों में पाया जाता है, खट्टे फल। और खट्टे फल कौन कौन से होते हैं? जैसे आंवला, नींबू, इमली, है ना, संतरा, शिमला मिर्च। कौन सी शिमला मिर्च? तो पीली वाली शिमला मिर्च। और किसमें पाया जाएगा? पालक, हरी मिर्च, है ना। तो ये बहुत सारे स्रोत हैं इसके, तो इतना देख लीजिएगा। अब आपको बताएं इसके बारे में। अब इससे पहले रोग बता दें। अच्छा, इससे रोग होता है स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग होता है इससे, ठीक। स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग में क्या होता है कि मसूड़ों से खून आता है, मसूड़ों से खून आने लगता है। मसूड़ों से खून आने लगता है तो इसका मतलब लोग जान जाते हैं किसकी कमी हो चुकी है, विटामिन C की कमी हो गई है। कहा जाता है कि विटामिन C जो है सबसे पहले खोजा गया था। अब ये सीरीज में सबसे पहले A आता है, B आता है, इसके बाद C आता है, तो इसीलिए इसको हम अलग रखते हैं। लेकिन जैसे क्या हुआ कि वास्को डिगामा, कोलंबस, ये लोग जब निकले ढूंढने के लिए एक दूसरे द्वीप को, दूसरे महाद्वीप को, तब क्या हुआ कि समुद्र के रास्ते चलते चलते इनको ना तो ताजे फल मिले, ना तो हरी सब्जियां मिली। ये कुछ ना कुछ खाते रहे, जो भी चीज़ इनके पास उपस्थित थी, जो चीज़ इनको प्राप्त हो सकी वो चीज़ खाते रहे। अब इनके जो साथी थे वो बीमार हो गए, और बीमार होने के साथ साथ इतने स्थिति इनकी दयनीय हो गई कि वो घर पहुँचते पहुँचते रास्ते मर गए।
तो जब एक निरीक्षण किया गया, जब कुछ लोग जीवित बचे, उन पर निरीक्षण किया गया, सारा विश्लेषण किया गया, तब ये पता चला कि उनके अंदर एक पदार्थ की कमी पाएगी, एक तत्व कमी पाएगी। उसका नाम क्या था आपका? विटामिन सी है। इसीलिए कहा गया कि सबसे पहले किसको हुआ? तो नाविकों को हुआ था। इसीलिए नाविकों का रोग कहा जाता है, नाविकों को हुआ था। स्कर्वी रोग सबसे पहले किसको हुआ था? नाविकों को हुआ था। और उसमें क्या होता है? तो नाविकों को, क्योंकि ये एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट होता है मतलब घाव भरने में सहायक होता है, कोशिका विभाजन में सहायक होता है। जो आपकी कोशिकाएं बढ़ती हैं तो कोशिका विभाजन में सहायक कौन सा है? विटामिन सी है। एंटीऑक्सीडेंट भी ये है, मतलब कि एंटीऑक्सीडेंट है, घाव भरने में सहायक है। और क्या इसकी क्वालिटी है? तो ये कोशिका विभाजन में सहायक है। ठीक, तो ये मुख्य रूप से कुछ गुण है। कोशिका विभाजन में सहायक हो जाता है, घाव भरने में सहायक हो जाता है ना, एंटीऑक्सीडेंट है। और ये मिल जाता है आसानी से, इन चीज़ों में आसानी से मिल जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे ताजी हैं, हरी चीज़ें, रसीली, खट्टी, ये आप अगर इनको रख देते हो खुला छोड़ने के साथ साथ, खुला छोड़ने से एक चीज़ याद आ गई हमें कि ये सबसे जल्दी नष्ट होने वाला विटामिन है। तो लिख लो, सबसे जल्दी नष्ट होने वाला कौन सा? तो विटामिन सी। ये पाया किसमें नहीं जाता है? तो पूछा भी जाता सवाल, किसमें नहीं पाया जाता है? तो ये बिल्कुल नहीं पाया जाता है, दूध में नहीं पाया जाता है और मांसाहार में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगर चलिए तो किसमें नहीं मिलता है? तो ये आपको पता चल गया, दूध में और मांसाहार में नहीं मिलता है। इसमें चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये जल्दी से नष्ट हो जाता है। एस्कर्बिक एसिड इसका नाम होता है। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं। ठीक है, तो विटामिन की श्रृंखला में हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं। विटामिन ए पढ़ लिया, विटामिन बी, सी, डी, ई, के सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे अगले किसी क्लास में। देखते हैं साइंस में आप क्या स्टार्ट होने वाला, क्या चीज़ें होंगी जो आप डिमांड करोगे उस प्रकार से हम पढ़ा देंगे। ठीक है, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।